एवरीवन, सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦਾ 7th ਚੈਪਟਰ ਸੋਰਸਿਸ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਾਈਨੈਂਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੋਲੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੋਰਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੇਨ ਕੈਟਾਗਰੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਓਨਰਸ ਫੰਡ ਤੇ ਬੋਰੋਡ ਫੰਡ। ਓਨਰਸ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਬੋਰੋਡ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਆਊਗਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਬੋਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਬੋਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। देखो, लोन ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੋਰੋਡ ਫੰਡ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਇਦਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਡਿਬੈਂਚਰਸ। ਹੁਣ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਦੇਖੋ, ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਜੋ ਨੇ, ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਡਿਬੈਂਚਰ, ਜਿਵੇਂ ਕੰਪਨੀ शेयर्स इशू करती है। शेयर एक डॉक्यूमेंट होंगे कंपनी का, जिहदी कुछ ना कुछ वैल्यू होंगी है, 10 रुपए 20 रुपए 30 रुपए 50 रुपए 100 रुपए, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल शेयर की 20 रुपए वैल्यू हैगी। हुण ये डॉक्यूमेंट इशू करके कंपनी की करती है, लोगों तो पैसे रेज करती है। जिवें कि पेन की कुछ वैल्यू होंगी है, पेन बेच के आप पैसे कमाने हैं, उवें ही सोर्सिस ऑफ फाइनेंस दे विच शेयर एक डॉक्यूमेंट है जिन्होंने इशू करके कंपनी की करती है, उहदे बदले लोगों तो पैसे लैंदी। हुण एक शेयर की वैल्यू की मान लो 20 रुपए हैगी, कंपनी ने इशू किए 5000 शेयर्स, तो 5000 शेयर्स इशू करके कंपनी को कितना पैसा आ जाऊगा, 1 लाख रुपया कंपनी रेज कर सकती है। उदा ही डिबेंचर्स भी की है, एक डॉक्यूमेंट होंगे है शेयर की तरह, जिन्होंने इशू करके कंपनी पैसे रेज करती है। जिवें शेयर की कुछ ना कुछ वैल्यू है, उवें डिबेंचर की भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। लेकिन इन्हां दोनों दे विच फर्क की हुंदा हैगा, जिहड़ा शेयर इशू करके पैसा आंदा है, 1 लाख रुपया जो आया शेयर्स इशू करके पैसा, वो हुंदा हैगा ऑनर्स कैपिटल दी कैटेगरी दे विच, वो हुंदा हैगा ऑनर्स कैपिटल दे विच। लेकिन डिबेंचर्स इशू करके जिन्ना भी पैसा आऊगा उन्होंने आपां कंसीडर करांगे बोरोड फंड दी कैटेगरी दे विच। यानी कि डिबेंचर्स इशू करके जो थोड़े कोले पैसा आया उन्होंने आपां लोन की तरह ट्रीट करांगे, लेकिन शेयर्स इशू करके जो अपने कोले पैसा आया वो आपां ऑनर दे पैसे की तरह ट्रीट करांगे। इन्हां दे विच फर्क यह हुंदा है। हुण डेफिनेशन देखो, अ डिबेंचर कैन बी डिफाइंड एज अ डॉक्यूमेंट or a certificate issued by a company under its seal as an acknowledgement of its debt. Debt ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਲੋਨ। Holder of the debenture certificate is known as डिबेंचर होल्डर। जिवें उत्थे आपां की किया सी शेयर होल्डर, इत्थे डिबेंचर जिहदे कोल होगा वो होगा डिबेंचर होल्डर। तो देखो सेम वही गल कहिए कि एक डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट तुसीं कुछ भी कह सकदे होगे, उस डॉक्यूमेंट उत्ते कंपनी दी सील हुंदी हैगी। सील बेसिकली कंपनी दी स्टैंप जिहड़ी कि कंपनी एज सिग्नेचर दी थां ते यूज करदी हैगी। ते उस सर्टिफिकेट दे विच की लिखिया हुंदा हैगा कि असीं इस बंदे तो इन्ने रुपए लोन दी तरह लिते हैगे, कि असीं इस बंदे नूं इन्ने डिबेंचर्स इशू कीते हैगे, उहदे बदले इहने सानूं पैसे दिते गए, तो वो जिहड़े पैसे सानू मिले वो साडे लिए की हैगा लोन है। ये चीज लिखी हुंदी हैगी उस सर्टिफिकेट उत्ते, ते उस सर्टिफिकेट नूं आपां नाम दिंदे हैगे डिबेंचर्स दा। मतलब समझ आ गया, डिबेंचर हुंदे की हैगे कि एक डॉक्यूमेंट, एक चीज हैगी, पेपर हैगा, जिन्हों दे के आपां लोकां तो पैसे लैने हैगे, ते ओह पैसा जिहड़ा अपने कोले आऊगा उहनूं आपां लोन दी तरह ट्रीट करना हुंदा है। हुण फीचर्स की नेगे डिबेंचर्स दे, सब तो पहला फीचर की कहंदा हैगा बोरोड फंड। डिबेंचर दो कैटेगरीज ने, ऑनर्स फंड ते बोरोड फंड, ते ओदे विचों बोरोड फंड दी कैटेगरी दे विच आंदा है। डिबेंचर्स आर पार्ट ऑफ बोरोड फंड कैपिटल एज डिबेंचर होल्डर आर कंसीडर्ड एज दी क्रेडिटर्स ऑफ दी कंपनी। दे डिबेंचर होल्डर जिहड़ा हुंदा है क्रेडिटर कौन हुंदा, जिन्हों आपां पैसे देने हुंदे हैगे, लाइबिलिटी दी तरह आपां इहनूं ट्रीट करांगे। इत्थे तुसीं क्रेडिटर दी तां दे लाइबिलिटी वर्ड यूज करोगे तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, हुण देखो जिवें तुसीं लोन लिता है बैंक तो उहदे ते फिक्स रेट ऑफ ब्याज जिन्ना भी आपां डिसाइड कीता है 8% 7% 10% वो ब्याज आपां नूं पे करना ही करना हुंदा हैगा। उवें ही डिबेंचर्स अपने लोन है एक तरह का, तो उहदे ते जो पैसा आएगा उहदे ते भी तुहानूं फिक्स रेट ऑफ ब्याज पे करना ही पऊगा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज पेड एट अ फिक्स रेट। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिसाइडेड इन दी एनुअल जनरल मीटिंग। ते कंपनी दी जो भी मीटिंग्स वगैरह होंदियां ने उहदे विच आपां इहदा रेट डिसाइड कर देंगे कितना डिबेंचर होल्डर्स नूं आपां रेट पे करना है। रिडीमेबल आपां प्रेफरेंस शेयर्स भी पढ़िया सीगा, इहदा मतलब हुंदा हैगा पे बैक करना। ते डिबेंचर्स हमेशा इस कैटेगरी दे हुंदे हैगे, रिडीमेबल कैटेगरी दे हुंदे हैगे कि इन्हां नूं आपां पैसा एक फिक्स पीरियड तो बाद पे बैक करना हुंदा है। डिबेंचर्स आर ऑलवेज रिडीम्ड और पेड बैक ऑन एक्सपायरी ऑफ अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। जदों उस एक्सपायरी हो गया टाइम जिन्ना भी आपां तय कीता सी 5 साल 6 साल 7 साल 10 साल, उस टाइम पीरियड बाद तुहानूं डिबेंचर होल्डर्स नूं पैसे वापस करने हुंदे हैगे।
लेकिन ना कुछ डिबेंचर्स जिवें आपां प्रेफरेंस शेयर्स दे विच टाइप्स पढ़े सी ना, रिडीमेबल इररिडीमेबल, उवें ही डिबेंचर्स दे विच भी इररिडीमेबल दी कैटेगरी आउंदी हैगी। लेकिन ऑलमोस्ट ਜਿਹੜੇ डिबेंचर्स ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ इररिडीमेबल डिबेंचर्स ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜੋ डिबेंचर्स ਹੁੰਦੇ ਉਹ रिडीमेबल ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਪੀਰੀਅਡ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮੋੜਨੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। कंपलसरी पेमेंट ऑफ इंटरस्ट शेयर्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ प्रॉफिट आया ਤਾਂ ਆਪਾਂ डिविडेंड देना ਹੁੰਦਾ शेयर होल्डर्स ਨੂੰ, ਜੇ प्रॉफिट नहीं आया ਤਾਂ ਆਪਾਂ डिविडेंड नहीं देना ਹੁੰਦਾ। लेकिन डिबेंचर्स ਦੇ केस ਦੇ ਵਿੱਚ प्रॉफिट आया नहीं आया मैटर नहीं करता, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ इंटरस्ट ਦੀ पेमेंट कंपलसरी करनी ही करनी पऊगी। समझ आ गया पॉइंट। सिक्योरिटी कंपनी ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਐਸੈਟਸ की करने पैंदे हैगे एज अ सिक्योरिटी डिबेंचर होल्डर ਨੂੰ देने पैंदे हैगे ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ डिबेंचर्स इशू कर देगी। तो डिबेंचर लोन ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੋਨ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਦੀ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ डिबेंचर्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। नो वोटिंग राइट्स डिबेंचर होल्डर्स लाइबिलिटी ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਕੰਪਲਸਰੀਲੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਹੁੰਦਾਗਾ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇਣ ਦਾ, ਵੋਟਸ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। डिबेंचर होल्डर्स हैव नो से इन दी मैनेजमेंट एज दे आर नेवर ग्रांटेड वोटिंग राइट्स इन दी कंपनी, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ वोटिंग राइट नहीं मिलता। अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टी नेक्स्ट फीचर है अपने को अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टी। इस फीचर के अकॉर्डिंग की हैगा कि देखो डिबेंचर्स इशू करके जे मान लो कंपनी बहुत वड्डी अमाउंट लार्ज अमाउंट जी हैगी रेज कर रही हैगी एज अ फंड, तो उस केस दे विच इन्हां नूं हो सकता है कि एक ट्रस्टी अपॉइंट करना पवे। ट्रस्टी का की काम होगा, ट्रस्टी का काम सिर्फ इन्ना का होगा कि उन्हें सारियां चीज़ां देखनियां हैगियां कि जेड़ी कंपनी डिबेंचर्स इशू करके फंड्स रेज कर रही हैगी वो आपदियां सारियां ड्यूटीज सारियां ऑब्लीगेशंस, ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ डिबेंचर्स इशू करके लोगों ਤੋਂ पैसे ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ डिबेंचर्स ਬਦਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਇੱਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਗੀ, ਇੰਨੇ ਰੇਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਗੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੋਰਟਗੇਜ ਰੱਖੀ ਹੋਗੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਟਰਮ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ। ਤਾਂ ਟਰਸਟੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਆਪਦੀ ਸਾਰੀਆਂ टर्म्स एंड कंडीशंस दी ऑब्लिगेशन जो है उन्होंने पूरी कर रही है कि नहीं कर रही। When a large number of debentures are sold to the general public, then usually a trustee is appointed. Trustee can be bank or a financial institution. Trustee is appointed to ensure that the borrowing firm fulfills contractual obligation, जो भी उस contract के regarding कंपनी दियां ऑब्लिगेशंस ने ड्यूटीज ने उन्होंने फुलफिल कंपनी कर रही है या नहीं कर रही, ये देखना ट्रस्टी का काम होता है। फीचर्स पता लग गए, देखो की फीचर्स सीगे, बोरोड फंड हुंदा है, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरस्ट देना हुंदा है, रिडीमेबल हुंदे हैगे, कंपलसरी पेमेंट ऑफ इंटरस्ट हुंदी है, सिक्योरिटी देने की लोड़ नहीं हुंदी, वोटिंग राइट इन्हां कोले नहीं हुंदा ते अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टी भी कई बार इन्हां दे केस दे विच होए। ओके क्लियर। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਆਫ ਡਿਬੈਂਚਰਸ। ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਦੇ ਕੀ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਨੇਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰਸ ਦੇ ਪੜੇ ਸੀਗੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ View ਨਾਲ, ਉਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਹੁਣ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਦੇ ਕੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਨੇਗੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ View ਨਾਲ। ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ View ਤੋਂ ਕੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਨੇ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲਰ पेमेंट। परमानेंट पेमेंट होंगी मतलब कि प्रॉफिट आए चाहे लॉस आवे कोई मैटर नहीं करता, पेमेंट रेगुलरली होगी ही, ठीक है। फर्स्ट एडवांटेज प्रॉफिट आवे लॉस आवे होगी, प्लस फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरस्ट मिलूगा। आई नहीं हैगा कि घट वध मिल जूगा, घट प्रॉफिट आए घट देना, वध प्रॉफिट आए वध देना, इदा भी नहीं होंदा। प्रॉफिट आए चाहे लॉस आवे फिक्स जिन्ना कीता उन्नी पेमेंट होगी। मोर सेफ इन्वेस्टमेंट प्रेफरेंस ते इक्विटी नालों की हैगी ज्यादा सेफ हैगी, क्योंकि प्रेफरेंस दे विच ते इक्विटी दे विच लोकां नूं डर हुंदा कि उन्हां दा पैसा डुब सकदा हैगा, लेकिन इत्थे कोई भी डर नहीं हुंदा, इन्हां नूं रेगुलर पेमेंट मिलनी ही मिलनी हैगी ब्याज दी। मोर लिक्विडिटी, लिक्विड का मतलब होंदा हैगा लिक्विडिटी मतलब कि किन्नी क छेती तुसीं चीज़ नूं कैश दे विच कन्वर्ट कर सकदे होगे। तां देखो डिबेंचर्स जिहड़े हुंदे हैगे मोर लिक्विड क्यों हुंदे हैगे, क्योंकि डिबेंचर्स नूं तुसीं ईजिली सेल ऑफ कर सकदे हो जे तुहानूं पैसिਆਂ ਦੀ लोड़ है। फॉर एग्जाम्पल कि मैं किसी कंपनी के डिबेंचर्स खरीदे होए हैगे ते अज मैनूं पैसिਆਂ ਦੀ लोड़ पै गई, तो उन्हां डिबेंचर्स नूं मैं बेच के कदे भी उन्हां नूं पैसिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ कन्वर्ट कर सकदी। लेकिन जदों ਆਪਾਂ शेयर्स की गल करदे हांगे तां शेयर्स ईजिली सेल ऑफ नहीं हुंदे हैगे, तां ਉਹ घट लिक्विड हुंदे। राइट ऑफ कन्वर्जन जिवें आपां पढ़िया सीगा प्रेफरेंस शेयर्स दे विच कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, उवें ही डिबेंचर्स दी भी एक कैटेगरी हुंदी है कि कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। उन्हां दा की मतलब है कि एक फिक्स पीरियड तो बाद डिबेंचर होल्डर आपदे डिबेंचर्स नूं कन्वर्ट कर सकदा है कादे विच, शेयर्स दे विच।
ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਡਿਬੈਂਚਰ ਹੋਲਡਰਸ ਕੋਲੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਪੇਮੈਂਟ ਮਿਲੂਗੀ, ਸੇਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਕਨਵਰਟ ਵੀ ਇਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਕੀ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਨੇਗੀਆਂ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਦੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਨੋ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਇਨ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਚੀਪ ਸੋਰਸ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਪ ਸੋਰਸ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫਿਕਸ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਕੁਇਟੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਫਿਕਸ, ਕੋਈ ਵੀ ਰੇਟ ਆਫ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਜੋ ਹੈ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਕਸ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ दैट they are cheap source of finance। tax advantage, ਜੋ ਡਿਬੈਂਚਰ ਹੋਲਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਵਿਆਜ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕੰਪਨੀ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਭਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਉਸ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਪਾਂ ਓਨਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਉਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੈਕਸ ਭਰ ਦੇਂਗੇ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰਕੇ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਡਿਬੈਂਚਰ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਜ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਖਰਚਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਰਚਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਘਟੂਗਾ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਘਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਵੱਧ ਹੋਊਗੀ टैक्स ਵੱਧ ਬਣੂਗਾ, ਜੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਬਣੂਗਾ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਯਾਰ। ਦੇਖੋ ਫॉर एग्जांपल ਆਪਾਂ एग्जांपल ਲੈ ਲੈਨੇ कि टैक्स ਦਾ जो रेट है वो 30% है, ठीक है। पहला केस ले लेने कि मेरे को प्रॉफिट आया 50,000 प्रॉफिट आया, दूजे दे विच भी 50,000 प्रॉफिट आया। लेकिन ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਿਬੈਂਚਰ ਹੋਲਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸੈਕੰਡ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, 5000 ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 10 ਕਰ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ, 10,000 ਰੁਪਇਆ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਸੀ। देखो दो केस लिते है, फर्स्ट ते सैकेंड। फर्स्ट केस दे विच जिन्ना भी प्रॉफिट आया 50,000 रुपया, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਵੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਨੂੰ ਮੈਂ 10,000 ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਂ 10,000 ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਊਂਗੀ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 40,000 ਰੁਪਏ ਬਚਿਆ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ, 50,000। ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 30% ਕਾਦੇ ਤੇ ਪੇ ਹੋਊਗਾ, 50,000 ਤੇ। 50,000 ਦਾ 30% ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, 15,000। ਇੱਥੇ ਟੈਕਸ ਕਿਤੇ ਪੇ ਹੋਊਗਾ 40,000 ਤੇ। 40,000 ਦਾ 30% ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, 12,000। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 15,000 ਟੈਕਸ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 12,000 ਟੈਕਸ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 3,000 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੇ ਮੈਂ ਡਿਬੈਂਚਰ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਪੇ ਕਰ ਦੇਂਗੀ ਤਾਂ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸ਼ੇਅਰਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਿਨੀਮਮ ਇਨਕਮ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਇਨਕਮ ਸੌਰੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਡਿਬੈਂਚਰ ਹੋਲਡਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਬੈਂਚਰ ਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਅਮਾਉਂਟ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਕਸ ਅਮਾਉਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਚਦਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। बेटर फाइनेंशियल सोर्स ड्यूरिंग डिप्रेशन यानी कि मंदे का पीरियड, मंदा पीरियड हैगा तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई भी इन्वेस्टर जो है वो कंपनी ते भरोसा करना पसंद नहीं करता कि कंपनी पैसे वापस मोड़ दूगी कि नहीं मोड़ दूगी। फिर उस केस से जे कंपनी डिबेंचर्स इशू कर देगी तो लोग वो इजिली खरीद लेंगे हैं, शेयर्स नहीं खरीदते क्योंकि शेयर्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੰਦੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਸਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਉਹੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਰਿਸਕ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ। फ्लैक्सीबिलिटी इन कैपिटल स्ट्रक्चर, जे डिबेंचर्स इंक्लूड होंगे मेरे कैपिटल स्ट्रक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ कैपिटल स्ट्रक्चर फ्लैक्सीबल ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਦੀ कैपिटल ਘੱਟ ਵੱਧ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ कैपिटल ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਵੀ ਡਿਬੈਂਚਰ ਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਕੇ ਆਪਦੀ कैपिटल ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ कैपिटल स्ट्रक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ फ्लैक्सीबिलिटी ਆਉਂਦੀ ਹੈ। क्लियर हो गए की एडवांटेजेस ने कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू तो इंटरफेरेंस नहीं होंगी, चीप सोर्स है, टैक्स एडवांटेज मिलता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स ਨੂੰ मैक्सिमम इनकम मिलती हैगी, डिप्रेशन के टाइम ते ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ इशू पैसे मिल ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ डिबेंचर इशू करके ते कैपिटल स्ट्रक्चर भी फ्लैक्सीबल ਹੁੰਦਾ है। नेक्स्ट वन इज
लिमिटेशंस ऑफ डिबेंचर्स। हुण डिबेंचर्स दी की लिमिटेशंस नेगियां इन्वेस्टर्स दे पॉइंट ऑफ व्यू तो लेस इनकम क्यों लिखिया है क्योंकि इक्विटी नूं की हुंदा है ज्यादा इनकम मिलदी हाई इनकम मिलदी हैगी तो ओदे कंपैरेटिवली इन्हां नूं लेस इनकम हुंदी हैगी इन्हां कोले कोई राइट नहीं हुंदा गा मैनेजमेंट दे विच पार्टिसिपेट करन दा तां दो लिमिटेशंस नेगियां इन्वेस्टर्स दे पॉइंट ऑफ व्यू तो कंपनी दे पॉइंट ऑफ व्यू तो की लिमिटेशंस देंगे फिक्स बर्डन इंटरेस्ट की जो पेमेंट करनी होंगी है ओदा बर्डन हमेशा कंपनी दे उत्ते फिक्स रहंदा हैगा लीगल एक्शन पॉसिबल जे कंपनी डिबेंचर होल्डर्स नो इंटरेस्ट की पेमेंट या फिर जो भी आप लोन दी अमाउंट लिती हैगी प्रिंसिपल अमाउंट वो टाइमली पे नहीं कर पाउंदी कि तो ओदे अगेंस्ट डिबेंचर होल्डर्स कंपनी दे अगेंस्ट लीगल एक्शंस भी लै सकदे हैगे ते यह कंपनी नूं खतरा हमेशा रहंदा हैगा कि डिबेंचर होल्डर ओदे ते लीगल एक्शन ना ले ले जे वो किते भी पेमेंट ना कर पाई तां लॉस ऑफ गुडविल ड्यू टू क्लेम ऑन एसेट्स हुण जो भी एसेट्स हैगे कंपनी दे जदों तुसीं बहुत ज्यादा डिबेंचर्स इशू करोगे तो तुहानूं आपदे बहुत सारे एसेट्स जो है वो एज अ सिक्योरिटी मोर्टगेज रखने पैणगे डिबेंचर होल्डर कोले ते जिन्ने ज्यादा अपने एसेट्स मोर्टगेज होणगे एज अ सिक्योरिटी रखे होणगे उन्नी ही ज्यादा अपनी गुडविल की हैगी घट देगी उन्नी ज्यादा अपनी गुडविल इफेक्ट कर देगी कोई भी होर नवा बंदा आपां नूं पैसे देण तो थोड़ा जा झिझकूगा कि ए बंदे ने इन्हां ने तो सारे एसेट्स पहला ही गिरवी रख रखे हैगे होर जे मैं इन्हां नूं लोन दे दूंगा तो मेरे पैसे शायद ना मुड़न तो उहदे नाल कंपनी दी जो गुडविल है वो रेपुटेशन है वो इफेक्ट हुंदी है क्लियर हो गया लिमिटेशंस की ने डिबेंचर्स इशू करन दियां हुण आ जो टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स किन्ने तरह के डिबेंचर्स हुंदे हैगे डिबेंचर्स बहुत तरह के हुंदे जिवें आपां प्रेफरेंस शेयर्स पढ़े सीगे सब तो पहला आ गए बियरर ते रजिस्टर्ड देखो जिवें प्रेफरेंस शेयर्स वाले पढ़े सी ना उवें यह सेम है एक पढ़ लो दूजा उल्टा हुण बियरर डिबेंचर्स किहड़े हुंदे बियरर डिबेंचर्स वो हुंदे कि जिन्हां दा कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कीता हुंदागा आपां कंपनी दे रजिस्टर दे विच जस्ट की हैगा जेड़े बंदे कोले डिबेंचर सर्टिफिकेट होगा उन्होंने पेमेंट मिल जूगी इदा हुंदागा बियरर डिबेंचर कि जो पर्सन डिबेंचर नूं बियर कर रहा डिबेंचर नूं होल्ड कर रहा उन्होंने ही डिबेंचर होल्डर मन्निया जाऊगा उन्होंने ही इंटरेस्ट की पेमेंट की जाऊगी ते उन्होंने ही पैसे वापस मोड़े जाणगे उन कंपनी कोले कोई रिकॉर्ड नहीं हुंदा हुण इहदे विच की हुंदा कि चाहे मान लो कि किसी ए पर्सन नूं आपां डिबेंचर इशू कीते सी ए पर्सन तो डिबेंचर गुम गए मिल गए बी पर्सन नूं हुण उस डिबेंचर दा बियरर कौन हो गया बी हो गया ते कंपनी किनू पे करूगी बियरर बी नूं समझ आ गई रजिस्टर्ड डिबेंचर्स दे विच की हुंदा हैगा प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन हुंदा है एक बारी पढ़ो दोज डिबेंचर्स विच कैन ट्रांसफर थ्रू डिलीवरी आर कॉल्ड बियरर डिबेंचर्स कि मेरे डिलीवरी नाल तुसी की करते कि डिबेंचर सर्टिफिकेट किसी होर पर्सन नूं देता उहदे नाल ही की हो गया डिबेंचर होल्डर चेंज हो गया द कंपनी कीप्स नो रिकॉर्ड ऑफ सच डिबेंचर होल्डर्स इंटरेस्ट ड्यू ऑन दीज डिबेंचर इज पेड थ्रू कूपन्स दे थ्रू आपां इन्हां नूं इंटरेस्ट दी पेमेंट करदे रजिस्टर्ड डिबेंचर्स कौन होंगे दोज डिबेंचर्स विच आर ट्रांसफर्ड ऑन प्रायर इंफॉर्मेशन टू द ऑफिस ऑफ द कंपनी आर कॉल्ड रजिस्टर्ड डिबेंचर्स ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ट्रांसफर आए नहीं ਹੁੰਦਾ कि ਤੁਸੀਂ सिर्फ सर्टिफिकेट देता तो डिबेंचर्स ट्रांसफर हो जाएंगे प्रॉपर ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ डिबेंचर्स ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ name of the debenture holder are entered in the debenture register payment of interest and repayment of principal are made only to those debenture holder whose name exists in the said register ਤੇ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸੀਗੇ ਬੀਅਰਰ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਰਿਡੀਮੇਬਲ ਇਰਰੀਡੀਮੇਬਲ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਰਿਡੀਮੇਬਲ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਪੜ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇਗੇ ਉਹ ਰਿਡੀਮੇਬਲ ਹੁੰਦੇਗੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਉਂਟ ਇਜ਼ ਰੀਪੇਡ ਬਾय द ਕੰਪਨੀ ਆਫਟਰ ਅ ਸਰਟਨ ਪੀਰੀਅਡ ਉਹ ਰਿਡੀਮੇਬਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਸ पीरियड टाइम बाद नहीं देने होंगे लाइफ टाइम ऑफ दी कंपनी जिन्होंने पैसे नहीं देने जो कंपनी बंद होगी उदों जिन्होंने पैसे मोड़ने वो होंगे इररिडीमेबल डिबेंचर दो डिबेंचर हुज प्रिंसिपल अमाउंट इज नॉट पेड बाय दी कंपनी ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम आर कॉल्ड इररिडीमेबल डिबेंचर्स कदों होगी इन्हां दी पेमेंट जो कंपनी बाउंड अप होगी कन्वर्टेबल ਉਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਿਕਸਡ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਨਵਰਟੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ ਨਾਨ ਕਨਵਰਟੇਬਲ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਪੀਰੀਅਡ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਨਾਨ ਕਨਵਰਟੇਬਲ ਹੁੰਦੇ सिक्योर्ड ते अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स जिन्ना डिबेंचर्स दे अगेंस्ट तुसी आपदा कोई एसेट एज मॉर्टगेज सिक्योरिटी गिरवी रख रहे होंगे ओ हुंदे है सिक्योर्ड डिबेंचर्स जिन्ना बदले आप कोई भी एसेट गिरवी नहीं रखा ओ हुंदे है अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स दोज डिबेंचर्स व्हिच आर इशूड बाय द कंपनी ऑन द सिक्योरिटी ऑफ इट्स एसेट्स आर कॉल्ड सिक्योर्ड डिबेंचर्स इफ द कंपनी फेल्स टू repay the amount of the debenture then the holder of such debenture have the right to recover their money by disposing of their assets ताकि सिंपल जी गल यही कही है कि मॉर्टगेज रख देने एसेट जिन्ना कोले
ਉਹ ਸਿਕਿਉਰ ਡਿਬੈਂਚਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਪਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਐਸੈਟ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਨਸਿਕਿਉਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੈਟ ਮੋਰਟਗੇਜ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਨੋ ਐਸੈਟ ਆਫ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਆਰ ਮੋਰਟਗੇਜਡ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਡਿਬੈਂਚਰਸ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਬੀਅਰਰ, ਰਜਿਸਟਰਡ, ਰਿਡੀਮੇਬਲ, ਇਰਰੀਡੀਮੇਬਲ, ਕਨਵਰਟੇਬਲ, ਨਾਨ ਕਨਵਰਟੇਬਲ ਐਡ ਕਰ ਲਿਓ ਇੱਕ, ਸਿਕਿਉਰਡ ਤੇ ਅਨਸਿਕਿਉਰਡ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स। वैसे तो देखो आप पढ़े डिफरेंस के अकॉर्डिंग ही है, पर इन्ना पॉइंट्स के बेसिस से एक बारी डिफरेंस फिर तो देख लो की हैगा। हुण देखो नेचर, पहला शेयर्स लिखूंगी फिर इत्थे डिबेंचर्स का पॉइंट लिखूंगी। नेचर ऑनर्स फंड की कैटेगरी दे विच आंदे हैगे ते इह बोरोड फंड की कैटेगरी दे विच आउंदे है। नोन एज शेयर होल्डर्स ਨੂੰ ਆਪਾਂ owners of the company ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ? ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਦੀ ਕੰਪਨੀ। ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਈਟਸ, ਯੈਸ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ਼ੀਅਰਸ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਈਟਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਈਟਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੰਟਰੋਲ, ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਡਿਬੈਂਚਰ ਹੋਲਡਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। राइट टू रिटर्न आफ्टर पेइंग ऑल दी लाइबिलिटीज, इंटरस्ट पेमेंट सारा नु करन तो बाद इन्हां नु की मिलदा है? डिविडेंड दिता जांदा है। इन्हां नु प्रॉफिट दे विचों इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स नु डिविडेंड पे करन तो पहला ही इन्हां नु इंटरस्ट दी पेमेंट मिल जाती है। सिक्योरिटी, शेयर होल्डर्स नु कोई भी चीज मॉर्टगेज रखने की लोड़ नहीं हुंदी, इन्हां कोले लोड़ हुंदी है। रिडम्पशन, पैसे जिहड़ी पेमेंट हैगी ਉਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ? ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਵਾਉਂਡ ਅਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਪੇਬੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਕੱਲੇ ਰਿਡੀਮੇਬਲ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਸ਼ੇਅਰਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਪੀਰੀਅਡ ਬਾਅਦ ਪੇਬੈਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਉਂਡ ਅਪ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਹੋਊਗੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੇਬੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਮੋੜ ਦਾਂਗੇ। ਰਿਸਕ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋ ਰਿਸਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਬੇਅਰ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਲੋ ਰਿਸਕ ਬੇਅਰ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ डिबेंचर्स का कंसैप्ट होप ਤੁਹਾਨੂੰ क्लीयर हो गया होवे। जे दे विचों कोई भी डाउट होवे, कोई भी क्वेरी होई, अपनी कमेंट सेक्शन दे विच क्वेरी ड्रॉप कर दिओ, आपां डिस्कस कर लांगे। ते नेक्स्ट लेक्चर दे विच आपां अगे जो बॉर्डर फंड दे आपां नूं सोर्सेस दित्ते होए हैगे उन्हां बारे डिस्कस करांगे। ठीक है, उदों तक हैव अ गुड डे, मिलदे हैं नेक्स्ट लेक्चर दे विच।